हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कौटिल्य एकेडमी की ओर से। मैं हूं अमित और हम लोग इस सीरीज में प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके साथ हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। इस क्रम में हम लोग अभी तक 2016 तक के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको जो पिछले क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2016 तक के, तो उसके लिए आप कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएगी और आगे आने वाले वीडियो भी वहीं पे आपको मिलने वाले हैं। आज हम 2017 का शुरू कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना, और ऐसे ही हम लोग 2021 तक के कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 2017 के पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है या है? ऐसे ही लिखा जाता है। इन्होंने पूछा है कि ऋग्वेद वाले आर्य जो हैं और सिंधु घाटी के लोग हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। अब सोचो, इन्होंने दो टॉपिक एक साथ उठा लिए और दोनों टॉपिक के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो हम जवाब देंगे इसका। देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला कथन है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरत्राण। शिरत्राण सुन के ही मतलब आधे प्राण निकल जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने दे रखा था हेलमेट। जो हेलमेट लगाते हैं, बाइक पे बैठते हो, लेकिन उस टाइम तो बाइक थी नहीं, तो क्या करते होंगे? हेलमेट लगा के। तो हेलमेट लगा के उस टाइम करते होंगे युद्ध। जो युद्ध के लिए पहन रहते थे ना, वो ऐसे केवल आंखें दिखती थी, एकदम चोंच निकली रहती थी, वो उसकी बात चल रही है। हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। देखो, हम ही ने डिस्कस कर ली ये वाली बात कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय लोग थे। वो शांति में विश्वास करते थे, और जब शांति में विश्वास करेंगे तो इन पे क्यों कवच की जरूरत है उनको। हमने ये भी देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास हथियार भी नहीं मिले हैं ज्यादा, तो ये लोग शांति प्रिय लोग थे, तो कवच का इनको कोई काम होगा नहीं। तो पहला जो कथन है वो सही है। और हमसे यहाँ क्या पूछा है? यहाँ हमसे पूछा है कि सही उत्तर को चुनिए, तो पहला सही है। तो जहां जहां एक है वो हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, और ये आप जानते हो क्यों। दूसरा कथन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये क्या कह रहे हैं कि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान था। बस इस पे देखिए, बाकी आप सारी लाइन भूल जाइए। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों को आपको पता है लोहा का ज्ञान था ही नहीं। लोहा पहली बार मिला है उत्तर वैदिक कालीन युग में, तो यहां लोहा नहीं था। तो हमारा दूसरा कथन जो है वो गलत हो गया है, दूसरा कथन सही नहीं है। अब जहां दो है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, तो दो जगह है, एक यहां है एक यहां है, तो दोनों गए। अब जो तीसरा ऑप्शन अगर होगा सही तो हमारा सी पहुंच जाएगा, नहीं तो ए तो हमारा हो ही सकता है। देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। देखो, इस पे थोड़ा सा विवाद तो है। थोड़ा सा विवाद क्या है कि ये सर्वमान्य लगभग अवधारणा है कि सिंधु घाटी में घोड़े नहीं थे। जब घोड़े नहीं थे तो क्या करें? तो फिर इनके साक्ष्य लेकिन कुछ जगह पे मिले हैं, एक जगह पे मिले हैं, उस एक जगह का नाम है सुरकोटड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं जब साक्ष्य मिले, हड्डी वड्डी मिली है घोड़े की, तो जानते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता इतनी जगह में फैली थी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, उसमें से एक जगह पर मिल गए तो कौन सी बड़ी तोप है। तो इसलिए माना जाता है कि इस समय जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े से परिचित नहीं थे। तो ए वाला कथन हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि क्या कह रहा है कि घोड़े से परिचित नहीं थे या उनका कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिलता है। तो हमारा 1 और 3 जो कथन है वो सही है, जबकि कथन बी जो है हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा सी। याद रखिए कि ये जानते नहीं थे घोड़े को, ना ही इन्होंने कभी पालतू बनाया, लेकिन ऋग्वेदिक आर्यों के पास घोड़े थे। हमने ये बात डिस्कस की थी पिछले पेपर्स में कि जो ऋग्वेदिक आर्य थे उन्होंने सिंधु घाटी के लोगों को आसानी से जो पराजित किया, उसका एक कारण था कि उन पर घोड़े थे और वो घोड़े तेजी से आगे बढ़ते थे। सिंधु घाटी के लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो हमारा आंसर मिल गया हमको। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है अगला प्रश्न? ये कह रहा है कि मणिपुरी संकीर्तन, जैसे आप संकीर्तन आपने सुना होगा, संकीर्तन शब्द सुना होगा, या कीर्तन तो सुना ही होगा,
घर घर में कीर्तन होते हैं तो पढ़ते हैं। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा क्या है, सही कौन कौन से हैं। पहला, यह गीत और नृत्य प्रदर्शन है। अब मुझे आप एक बात बताइए, नवरात्रि तो आपने किए होंगे, जागरण माता का किया होगा, तो वहां कीर्तन होता है। कई महिला क्या है, एकदम भक्ति में एकदम मंत्र मुग्ध होने के बाद डांस करने लगती हैं, तो कीर्तन में डांस होता ही है। हम संकीर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, मणिपुरी संकीर्तन की, हम अपनी जो जनरल नॉलेज है उसकी बात कर रहे हैं। तो डांस भी करते हैं, बाजे भी बजाते हैं, माइक भी रहता है आजकल, तो सारी सुविधाएं हैं। तो पहला हमको ठीक लग रहा है और सही भी है। अगर आपने संकीर्तन के बारे में स्पेसिफिक पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि नाचना और गाना दोनों उसमें शामिल थे, तो पहला कथन सही। तो जहां जहां एक है वो हमारा आंसर हो सकता है, केवल सी ऐसा है जो हमारा आंसर नहीं हो सकता। केवल करताल ही, अब शब्द देखो, यहां शब्द है केवल, और मैंने बोला है जब भी केवल शब्द आ जाए तो अपना जो जितना दिमाग के घोड़े उनको एकदम सजग कर दो, क्योंकि ये केवल ज्यादातर चांस है कि कथन गलत कर दे। देखते हैं क्या कर रहा है। केवल करताल, करताल मतलब ये हाथों से ताली, करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है। अच्छा, ये तो वाद्य यंत्र, करताल वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। पहली बात केवल है तो आप इसको गलत लगा सकते हो। दूसरा, करताल एकमात्र वाद्य यंत्र नहीं है। देखते हैं अगला क्या है। भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। क्या? संकीर्तन जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मणिपुर की जो सभ्यता है, जो संकीर्तन है या वहां के जो भी प्रदर्शन है, उन पर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव है। और वैष्णव का संबंध किससे है? वैष्णव का संबंध भगवान कृष्ण से ही है। आप लोग ये वाली बात जानते हो। तो 1 और 3 हमारे सही निकल रहे हैं। तो देखते हैं आंसर क्या है। बी आंसर हमारा निकलेगा। अब आप जो मैं बात बता रहा था कि अगर जैसे कभी संकीर्तन न्यूज में रहे तो आप इसके पिक्चर देख लिया करो। एक पिक्चर हमारे पास है भी। एक फैक्ट है कि जो मणिपुरी संकीर्तन है इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, और अभी हाल में दुर्गा पूजा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो दोबारा से जो पूरी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है वो एक बार फिर से न्यूज में आ गई है। आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा मणिपुरी संकीर्तन। अब अगर आपने फोटो देख लिया और देख लिया कि ढोलक जो ड्रम टाइप का रहता है, ढोलक इसका उपयोग होता है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग खड़े होकर ढोलक बजा रहे हैं तो क्या डांस तो कर ही रहे होंगे, तो डांस कर रहे होंगे और गा रहे होंगे। यही है मणिपुरी संकीर्तन। अगला, भारतीय धार्मिक इतिहास में इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? सौत्रांतिक, अच्छा एकदम नया शब्द मिल गया तो सौत्रांतिक, और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, मतलब होश ही उड़ जाएंगे, ऐसा पूछा है। क्योंकि ये आसानी से आपको जो स्टैंडर्ड बुक रहती है उनमें नहीं मिलता है, ये आपको एडवांस लेवल की बुक में मिलता है, और आप स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के लिए क्या ही हम इतना डिफिकल्ट लेवल पे जाएं। और जब कोई चीज न्यूज में हो तो उसको थोड़ा सा हमको ज्यादा एडवांस लेवल पे देखना होता है। तो सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। अब अगर कोई जैन होगा तो उसने तो सुन रखा होगा कैसे कोई संप्रदाय है कि नहीं। तो जैन होने के नाते एक बात क्लियर है कि ये जैन मत से संबंधित तो नहीं है। अगर जैन से संबंधित नहीं होंगे तो किससे संबंधित होंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने पहली बार ये सुना था कि भी कोई संप्रदाय होते हैं क्या? 2-3 ही सुनते हैं हम लोग, हीनयान, महायान, वज्रयान, इन्हीं तक सीमित रहते हैं और इन्हीं तक रहना भी चाहिए। अगला देखते हैं। सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी, ये सर्वस्तिवादी जो थे वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। मान्यता थी कि दृग्विषय, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फिनोमिना। अब आप जो भी समझ लो, चाहे फिनोमिना को हिंदी में समझ लो, चाहे इसको दृग्विषय को समझ लो, बात बराबर पड़ रही है। फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। इनका कहने का मतलब है संसार जो है वो निरंतर है, हमेशा बना रहता है। ये सर्वस्तिवादियों, सर्वस्त मतलब हर जगह उपलब्ध है, इस टाइप। सर्वस्त 2 शब्दों से मिला है, सर्व और अस्तित्व।
तो जिनका अस्तित्व सदैव रहता है वो सर्वस्ववादी कहलाते हैं, वो सर्वस्ववादी मान्यता में विचार करते हैं। तो जब भी आपको कोई शब्द कठोर लगे, मतलब समझ में नहीं आया, तो उसको तोड़ लो। सर्व मतलब सदा, अस्तित्व में विश्वास करते हैं, तो दूसरा कथन हमारा हो गया सही। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? बी। देखो ये वाला जो क्वेश्चन वो टफ कैटेगरी में आप रख सकते हो, और हो सकता है आपको क्वेश्चन छोड़ना भी पड़े वहां पे, अगर आपकी नजर में कभी आया नहीं है, क्योंकि स्कूल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा। कुछ तरीके हैं जिनमें आप इस पे तुक्का लगा सकते हो, स्मार्ट गेस जिसको बोलते हैं, वो आप कर सकते हो। कभी क्लास में देखेंगे कैसे स्मार्ट गेस करेंगे क्वेश्चन को। अगला, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और चित्रकारी है। अच्छा, कुछ गलत लग गया है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है जो कहां पाया जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो कहां कहां ऑप्शन दिया है? अजंता, बादामी, बाघ में और एलोरा में। देखो अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है तब भी आपसे बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बोधिसत्व पद्म पाणि जो है वो अजंता में मिलता है चित्र। बादामी गुफाएं कहाँ हैं? कर्नाटक में है। बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये महाराष्ट्र में है। तो ये लगभग सभी जगह गुफाएं विद्यमान हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ए, अजंता की गुफाएं। क्योंकि आपने बुद्ध से संबंधित अगर आपको तुक्का भी लगाना होता तो आप अजंता ही लगाते, क्योंकि ज्यादातर जो चित्र पढ़े हैं आपने अजंता के बारे में पढ़े हैं। अब एक बार आप बोधिसत्व पद्म पाणि का पिक्चर देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। पद्म पाणि, पद्म का मतलब होता है कमल, पाणि का मतलब होता है हाथ। तो जो कमल को अपने हाथ में लिए हो वो पद्म पाणि है। देख लीजिए कमल आपको दिख रहा है क्या इनके हाथ में? ये रहा कमल, और थोड़ी बहुत त्रिभंग मुद्रा भी यहाँ दिख रही है हमको। तो पद्म पाणि बोधिसत्व ये है, यही चित्र बना हुआ है अजंता की गुफाओं में। सोचो इतने साल पहले इतना बढ़िया चित्र उन्होंने बना दिया था। आज भी कई लोग ऐसा चित्र नहीं बना पाएंगे, हम लोग तो नहीं बना पाएंगे। अगर आप में से कोई चित्रकार हो तो बात अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करते हैं। चलिहा साहिब उत्सव, सामने समुदाय लिखा है, किस समुदाय से संबंधित है? तो सिंधियों का उत्सव है। चलिहा साहब का मतलब है झूले लाल। आपने झूले लाल अगर भगवान का नाम सुना है तो उन्हीं को बोला जाता है चलिहा साहब। और झूले लाल किसके भगवान है? सिंधियों के भगवान है। यहाँ क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है पूछा है। तो एक तो हमारा आंसर सही है पहला। देखते हैं पहला कहाँ है। तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब अगर हम तीसरा निकाल लें कि तीसरा सही है या नहीं, तुम्हारा आंसर निकल आएगा। वारी बरकारी, वारी वारकरी या बरकारी के बारे में आपने सुना होगा, महाराष्ट्र का संप्रदाय था। और यहाँ क्या लिखा है? परंपरा। ठीक है, महाराष्ट्र का संप्रदाय था, और इस संप्रदाय का संबंध किससे था? भक्ति काल से संबंधित था। आप लोगों ने कई संतों के नाम सुने होंगे, एक तुकाराम था, एक नाथ था, ये सारे के सारे जो संत थे इन बरकारी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। बरकारी संप्रदाय के जो लोग थे वो विठोबा को मानते थे, और विठोबा का मंदिर का है पंढरपुर में अवस्थित है। ये सब डब्बा वाला आपने सुना है नाम? डब्बा वाला जो मुंबई में टिफिन बांटते हैं, वो डब्बा वाले इन विठोबा को बहुत सम्मान देते हैं। जब ट्रेन में जाते हैं तो विठोबा के ही भजन गाते हैं। ये हालात हैं। तो बरकारी संप्रदाय उनसे संबंधित है। अब आप देखो सामने क्या लिखा है? संथाल। संथाल कहाँ पाए जाते हैं? संथाल पाए जाते हैं छोटा नागपुर के पठार में। और ये बरकारी संप्रदाय कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपको निकालना, अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो ये कथन हो गया गलत। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? पांचवे का ए आंसर हमारा निकलेगा। ध्यान रखिए क्या आंसर होगा हमारा? ए। अब दूसरा ऑप्शन तो पढ़ तो लेते हैं। नंदाराज जात यात्रा, क्या है नंदाराज जात यात्रा? अगर इसमें एक शब्द जोड़ दूं, नंदा देवी राज जात यात्रा, तो कंप्लीट हो जाएगा। नंदा देवी जैसे आप पे शब्द आ जाएगा तो आपको अब आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। नंदा देवी एक चोटी है, आपने सुना हो, एक पर्वत है। कहां पे है वो पर्वत? है यूके में। यूके अपना वाला यूके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में अगर एक चोटी है तो आप इससे ही अनुमान लगा सकते हो कि नंदा देवी की जो यात्रा होती है वो कहां होती होगी? उत्तराखंड से संबंधित है नंदा देवी की यात्रा। और जो यात्रा है पार्वती देवी को समर्पित है, पार्वती देवी से समर्पित है। क्या गोंड जाति
उत्तराखंड में पाई जाती है? आप ही बताओ। तो गोंड जाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तो नंदा देवी राज जात यात्रा का संबंध किससे हो गया? उत्तराखंड के लोगों से हो गया। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये सब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, क्योंकि इस समय से आर्ट एंड कल्चर में फोकस ज्यादा हो गया था, ज्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आने लगे थे। बीच में तो आप एक आध बार देखोगे कि आर्ट एंड कल्चर ज्यादा आ गया, मॉडर्न भी उससे दब गया है, मॉडर्न के क्वेश्चन भी उसकी तुलना में कम हो गए हैं। देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? देखते हैं। बहुत सारे सूर्य मंदिर पढ़े होंगे आपने। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर पड़ा होगा, खजुराहो में भी एक सूर्य मंदिर है। यहाँ देखते हैं क्या ऑप्शन है। यहाँ है अरासवल्ली। हो सकता है आप लोगों ने अभी ये पहली बार नाम सुना हो, लेकिन उस समय ये मंदिर था न्यूज में, ठीक है। और ये है एक सूर्य मंदिर। कहां पे है सूर्य मंदिर? ये सूर्य मंदिर है आंध्र प्रदेश में, याद रखिए, आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में है। दूसरा है अमरकंटक। अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि अमरकंटक में है या नहीं, तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कहां कहां एक है। 3 जगह एक है, तो बी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अमरकंटक से हो सकता है आपको पता हो, नहीं भी हो। तीसरा है ओंकारेश्वर। इसमें तो आपको श्योरिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये भी एमपी में है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये दूसरी बार हो रहा है जब ओंकारेश्वर के बारे में आपको ऑप्शन मिला हो या उसको पढ़ने मिला हो क्वेश्चन पेपर में, यूपीएससी के में, पिछले 2-3 साल में। पिछला जो हमने पेपर डिस्कस किए थे उसमें भी आपने देखा था कि ओंकारेश्वर के बारे में पूछा था। तो यहाँ शिवलिंग है, तो ओंकारेश्वर में क्या नहीं है? ओंकारेश्वर में सूर्य मंदिर नहीं है। एक बात तो आपको कम से कम कंफर्म है। जब एक बात कंफर्म है तो आप ये मान के चलो कि जहां जहां 3 है वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो निकल गया ए। अमरकंटक को आपको नहीं जानते हो भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अमरकंटक के बारे में आप थोड़ा सा जानो कि अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित है। इस अमरकंटक में जो मंदिर बनवाए हैं वो कलचुरी वंश के शासकों ने बनवाए हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, ये हो सकता है आपके काम में आ जाए। किसने बनवाए हैं? कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा अमरकंटक के मंदिर बनवाए गए हैं। ये देखिए, ये मंदिरों के फोटो हैं। ये रहा ओंकारेश्वर जहां शिवलिंग है, शिवलिंग आपको दिख रहा होगा। ये है जो आंध्र प्रदेश का मंदिर था, सूर्य मंदिर। और ये रहा अमरकंटक। हर जगह ना बहुत सुंदर मंदिर बनाए गए हैं, सादगीपूर्ण भी बनाए गए हैं, अलंकरण भी है। अलंकरण ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको चुभ रहा हो, आप एकदम आत्मसंतुष्टि वाला अलंकरण मिलेगा जब भी प्राचीन मंदिर आप देखोगे। तो याद रखना, यहाँ मंदिर किसने बनवाए हैं? कलचुरियों ने बनवाए हैं। और अभी भी आपको ये याद रखना है कि ओंकारेश्वर में शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। मध्य प्रदेश में एक और शिवलिंग होगा, है, आपको पता है उसके बारे में, उज्जैन में अवस्थित है महाकालेश्वर। आज भी वहां रात को भस्म आरती की जाती है। सोचिए, बढ़िया है, कभी मौका मिले जरूर देख के आना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकतीय राज्य कहां था? जो वर्तमान में हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना का क्षेत्र है, वहां काकतीय वंश हुआ करता था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र में काकतीय वंश हुआ करता था। ये रहा। तो इस वाले क्षेत्र में जो काकतीय वंश का शासन था, काकतीय। अब इन्हें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्ट था, मतलब कौन सा एक सी पोर्ट था, ये पूछा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। अब इनमें से एक ऑप्शन तो ये है कि जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होगा वो हमारा सी पोर्ट होगा। तो पढ़ते हैं पहले ऑप्शन, काकीनाडा। दूसरा है मोटुपल्ली, नेल्लोर और मसूलीपट्टनम। दिक्कत यह है कि सबके सब कहां पे हैं? आंध्रा में ही है, आंध्र प्रदेश में ही अवस्थित है। अब संकट ये है कि आप कौन सा चुनो। तो या तो ये आपने पढ़ा हो तो ही आपसे बन सकता है, अदरवाइज इसको, इस क्वेश्चन को बनाने में भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो इसका आंसर क्या है? बी, मोटुपल्ली इसका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन देखो 100 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग सोचोगे आपने 7 आए उनमें से 2 कह दिए टफ है, बनाना मुश्किल है, 5 ही बन पाए। तो 100 क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान में स्थिति चल रही है, अगर आपके नेट 50 सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। नेट 50 सही होना चाहिए काट पीट के, माइनस मार्किंग के बाद। तो ऐसी स्थिति में अगर 10 में से आप 7-8 बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि 10 में से 10 बनाना तो मुश्किल रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में।
ठीक है, तो आप इस बात को याद रखें, घबराना नहीं है कि अगर नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप नहीं पढ़ा है तो बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल होगा कि उनने भी ये पढ़ा हो सकता है एक आध महारथी हो जिसको मिल गया होगा भाई मोटू पल्ली पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं, एक व्यक्ति से कट ऑफ ऊपर नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, मॉडर्न के क्वेश्चन आज शुरू हो गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी में गदर शब्द ऐसा था कि हो सकता है कुछ हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज हैं। गदर मतलब भारतीय इंडियन नेवी में विरोध होना या विद्रोह होना, नेवी का जो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1946 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये सबसे खास गोलमेज सम्मेलन था क्योंकि इसमें गांधी और कांग्रेस शामिल थे। गांधी जी के अलावा इसमें एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू भी उपस्थित हुई थी। अंबेडकर, मुस्लिम लीग, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे, लेकिन गांधी और कांग्रेस केवल दूसरे में उपस्थित हुए थे। देखते हैं पूछ क्या रहा है। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? आसान क्वेश्चन हो गया तो आपके लिए। यह है 1946, यह है 1942 और यह है 1931। तो ऑप्शन होगा हमारा 3-2-1 हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जो कालानुक्रम बढ़ रहा है। 3-2-1 हमारा आंसर होगा सी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है उसको आप अच्छे से रिवाइज करके रखिए, क्योंकि इस सम्मेलन से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, क्योंकि अपने आप में विशिष्ट हो गया था, लेकिन यह सम्मेलन भी असफल रहा था। और इसी सम्मेलन के दौरान गांधी जी को कहा गया था कि भविष्य में ये दुनिया विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा भी कोई अर्धनग्न फकीर हुआ था और जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। लेकिन गांधी जी को आज सब याद कर रहे हैं, ब्रिटिश भी याद करते हैं, तो बढ़िया आदमी थे। बटलर समिति, बटलर कमेटी का संबंध किससे है? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखते हैं क्या उद्देश्य था बटलर कमेटी का। बटलर कमेटी जो थी वो क्या हुआ, इन्होंने एक संगठन बनाया, जो रियासतें थी उनका एक संगठन बनाया। किसने? अंग्रेजों ने। और इन्होंने कमेटी इसलिए गठित की ताकि केंद्र और राज्य जो है इनके संबंधों का फ्यूचर डिसाइड किया जा सके। यह जो समिति थी इसने 1929 में 27 में गठित हुई थी और 1929 में एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, जल्दी से उसको मन में रिवाइज कर लीजिए। 1929 में अपनी सिफारिश दी थी। इसने कहा था देखो वायसराय ठीक आदमी है, वायसराय अच्छे से काम कर रहा है, प्रतिनिधि बना रहना चाहिए इसको। किसका? क्राउन का प्रतिनिधि बना रहना चाहिए। इसने ये भी कहा क्राउन की सर्वोच्चता स्थापित रहनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। देखो पहली बार में सुनने में आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है केंद्र और राज्य जो है उनके संबंध में समिति गठित की थी। अगर आपने केवल केंद्र और राज्य पढ़ा है और एकदम एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है तो ये आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन ये नहीं है, बस ये याद रखना है आपको कि इसका ए नहीं है। अधिकारिता थोड़ी निश्चित करनी है, संबंधों का फ्यूचर में कैसा होगा, कैसे संबंध बनाने हैं वो निश्चित करना है। क्योंकि अंग्रेज अधिकारिता में तो क्या विश्वास करते हैं कि अधिकारिता हमारी है, हम क्यों अपनी अधिकारिता छोड़ेंगे, और वो ऐसी कमेटी क्यों बनाएंगे जिसमें केंद्र की अधिकारिता कम होगी। चलो अगला देखते हैं। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की संख्या निश्चित करना, नहीं ये भी गलत है। अगला है राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था विलोपित करना, ये भी गलत है। सप्रू समिति अगर आपको याद हो तो सप्रू समिति बनी थी जिसने ये सिफारिश की थी कि जो प्रेस है उस पर जो आपने नियंत्रण लगा रखे हैं उसको समाप्त कर दीजिए। 1908 और 1910 ऐसे शायद कोई अधिनियम आए थे, उनके द्वारा प्रेस पर क्या किया था, प्रतिबंध आरोपित किए थे। तो अब बचा हमारा डी, तो डी ही हमारा आंसर है, बस पढ़ लेते हैं उसको। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, ये शब्द पे ध्यान देना, वहां केंद्र प्रांत लिखा है, जबकि यहाँ भारत सरकार, मैंने आपको बोला था देशी रियासतों के साथ संबंध सुधारना है उनको, ना कि केंद्र और प्रांतों के। दूसरा, अधिकारिता का कोई तो बात होती नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो अपनी जो अधिकारिता उसको छोड़ना पसंद नहीं करते थे। ये हो गए 9 क्वेश्चन। अब आता है 10वां, मतलब 1929 में सिफारिश दी थी तो ये समझ गए कि 1929 का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
आ गया 1929 का क्वेश्चन। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ऑप्शन देखते हैं। आपको पता होगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है उसका उद्देश्य था कि जितने भी ट्रेड से संबंधित डिस्प्यूट हैं उनको एक निकाय बना लो और उस निकाय के माध्यम से सुलझा दो, ये उद्देश्य था ताकि विवाद बढ़े नहीं। यही देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। कथन ए है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी नहीं, इससे संबंधित तो नहीं था, कामगारों की भागीदारी से इसको कोई लेना देना नहीं था। औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए, ठीक लग रहा है, दमन अगर झगड़ों का कर रहे हैं तो बढ़िया बात है। औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, ये अपने आप में गलत हो गया कि मनमानी करने की शक्ति। अगर मनमानी करोगे तो भारतीय जो है इसका विरोध करेंगे और जो स्वराज पार्टी आपने पढ़ी होगी उस स्वराज पार्टी ने इसका विरोध भी किया था। अगला है व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। ठीक है, मैंने कहा था निकाय जो है गठित किया जाएगा और कोर्ट्स के माध्यम से जो इसको सुधारा जाएगा। तो सुनने में ठीक लग रहा है, हो सकता है हमारा। अभी एक और बचा, इसको पढ़ते हैं। अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक, हड़ताल के ऊपर रोक। जो इन दोनों में से है, देखो दोनों लगभग सही आंसर है, लेकिन जो दोनों में से है एग्जैक्टली अगर कोई सा आंसर है तो हम उसको डी मान सकते हैं, क्योंकि उसने दो ये काम किए थे। पहली बात तो हड़तालों पर रोक लगा दी थी, दूसरा मैंने बोला निकाय के माध्यम से, किसी निकाय के माध्यम से। तो निकाय को क्या कहा जाएगा? अधिकरण। एक निकाय होता है, अधिकरण प्रणाली के माध्यम से जो विवाद हैं उनका दमन किया जाना। अब आप यूपीएससी का एक पैटर्न समझो। उन्होंने क्या किया, यहाँ झगड़ों का दमन लिख दिया, औद्योगिक झगड़ों का दमन, ताकि आप यहाँ फंस जाओ, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए ही ये लेके आए थे, लेकिन आगे क्या लिख दिया? मनमानी करना। ये तो एक्सट्रीम शब्द हो गया, और जब भी कोई एक्सट्रीम शब्द आएगा, अतिवादी कोई शब्द आएगा, तो वो कथन हमारा ज्यादातर चांस है गलत हो, तो वो अपने आप में गलत हो गया। तो ऐसा चारों के चारों ऑप्शन हमको पढ़ना है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आप इस दौरान देखोगे कि क्वेश्चन की जो टफनेस है जो वो बढ़ने लगी है धीरे धीरे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। क्या ब्रिटिश इतने भले थे कि वो संघ वंग बनाने दें? क्योंकि जब भी संघ बनेगा तो क्या होगा? विरोध किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं था। ये जो 1881 का फैक्ट्री एक्ट आया था, इसका एक जो विशेष उद्देश्य था वो था बाल श्रम को समाप्त करना। इन्होंने किया भी, बाल श्रम के लिए प्रयास किए। क्या किए? इन्होंने कहा 7 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा होगा, सोचो इनकी नजर में जो बच्चे हैं वो 7 वर्ष से कम आयु वाले हैं। 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे वो अब फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम नहीं करेंगे। 7 वर्ष से ज्यादा के बच्चे कर सकते हैं। ये हालात थे। 7 वर्ष से मतलब अभी पहली दूसरी क्लास में आना था बच्चे को, और वो पहली दूसरी कक्षा में आने की जगह श्रम कर रहा है। ये हालात थे ब्रिटिश काल में। और दूसरा एक और नियम बनाया। दूसरा नियम बनाया कि 7 से 9 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए 10-12 घंटे, ऐसा 7 से 12 तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए 9 घंटे निश्चित किए गए कि 9 घंटे काम करेंगे बच्चे। क्या कर सकते हैं? तो ये जो मेनली था, जो फैक्ट्री एक्ट था, वो बाल श्रम को रोकने के लिए था। कभी ऐसा शब्द आए तो आप इसको याद रखना, क्योंकि बाल श्रम की परिभाषा जो चाहे वो बना सकता है, बालकों की परिभाषा। उन्होंने 7 वर्ष निश्चित की थी, तो पहला कथन हो गया गलत। इसमें ना 1 घंटे की छुट्टी की व्यवस्था की गई कि थक जाओ तो कारखाने के दौरान आपको 1 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। इससे पहले छुट्टी का भी प्रावधान नहीं था, 81 से पहले। ये पहला फैक्ट्री एक्ट था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। सही बात है। MN लोखंडे ने एक बॉम्बे हैंड्स मिल नाम से एक संगठन का गठन किया था, और ये प्रारंभिक लोगों में थे जिन्होंने मजदूरों के लिए बात उठाई थी। इसके बाद बाडिया जी आए, BP बाडिया जी, और फिर बाद में एटक का गठन हुआ, आपने सुना होगा। जो हमारे पटेल साहब थे, सरदार पटेल, वो भी मजदूर आंदोलन से जुड़े बाद में। तो लेकिन शुरुआत किसने की थी? शुरुआती नींव रखने के काम में जो एक प्रमुख नाम था वो लोखंडे जी का था। तो अब इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो हमारा बी कथन सही हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कि क्या कहता है अगला प्रश्न। रैयत वाली व्यवस्था, जो भू राजस्व व्यवस्था है उनसे भी क्वेश्चन आप देख रहे हो कि आते हैं। तो मॉडर्न के लगभग जो सारे टॉपिक हैं उनसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आपने देख लिया है। रिपीट इन द सेंस टॉपिक से रिपीट होते हैं, लेकिन वो फैक्ट जैसा वो पूछा है पिछली बार वैसा नहीं पूछा जाता है। तो टॉपिक पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और आप देखो कि मॉडर्न के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतने टफ नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे एंशिएंट मेडावल के वो थोड़े टफ प्रकृति के थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? आपने सबने को ये बात पता होगी, आपने सबने पढ़ा भी होगा कि रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था उसकी शुरुआत हुई थी 1782 ईस्वी में 1792 ईस्वी में। जो कर्नल रीड था उसने तमिलनाडु के बड़ा महल में इसको प्रारंभ किया था, बड़ा महल जगह में। लेकिन बाद में उसको लगा कि तो खराब व्यवस्था शुरू कर दी, लेकिन तब तक टॉमस मुनरो आ गया। उसने कहा नहीं खराब नहीं, बढ़िया व्यवस्था है। तो टॉमस मुनरो ने पहले रीड ने किया, फिर आया मुनरो, फिर मुनरो ने इस व्यवस्था को और मजबूत किया। क्या थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? देखो रैयत का मतलब इतना याद है, अब देखते हैं आगे। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कौन कौन संबंध है, क्वेश्चन देखते हैं फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझते हैं। कॉर्नवालिस नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में एक और व्यवस्था शुरू की, जिसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो वो इससे रैयतवाड़ी से संबंधित नहीं था। तो पहला जहां है वो हमारा गलत निकल आया आंसर। लो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन है हमारा सी, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड हमारे आंसर है। हाँ तो मैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बता रहा था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, होता क्या, व्यवस्था क्या थी कि यह किसान, और किसान को क्या बोला जाता है, रैयत। अभी भी आपने सुना होगा कई जगह कहते हैं कि हम रैयत जो है उनकी सुरक्षा की जरूरत है। और यह सरकार, अब आप यहाँ ब्रिटिश सरकार भी रख सकते हो या भारतीय सरकार भी रख सकते हो। आपको ये बात पता होगी भारतीय सरकार कृषि पर टैक्स नहीं वसूलती है। तो ये किसान, नियम क्या होना चाहिए कि यहां से टैक्स जाना चाहिए, यहाँ सीधा किसान से किसके पास जाना चाहिए, सरकार के पास। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में क्या था, जमींदार हुआ करते थे। वो जमींदार क्या करते थे, किसानों से टैक्स लेते थे, किसानों से लेके सरकार को देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने ये वाला सिस्टम खत्म कर दिया और इसके अंतर्गत किसान सीधा सरकार को टैक्स देगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के सर्वाधिक भाग पर लागू थी। जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू थी। शब्द पे गौर कीजिएगा, ब्रिटिश भारत के 51% भाग पे लागू थी। कहां लागू थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बंबई प्रेसिडेंसी में और असम के पूर्वी भाग में थोड़ा सा व्यवस्था लागू थी। अब जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक नियम ये बनाया गया कि यहां लगान को स्थायी नहीं किया गया, यहां लगान को आवश्यकता अनुसार बदल दिया जाता था। 10-20 साल में जब भी इनका मन होता था ये बदल सकते थे। भूमि का स्वामित्व किस पे आया, भूमि का स्वामित्व आया किसानों के पास। ये जो व्यवस्था है ना वो स्थायी बंदोबस्त के एकदम अपोजिट व्यवस्था है। स्थायी बंदोबस्त में भूमि के मालिक थे जमींदार, और जबकि रैयतवाड़ी में कौन हो गए, रैयतवाड़ी में हो गए कौन, हमारे किसान। अब क्यों रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई, उसके 2-3 कारण है। पहली बात, साउथ वाला जो रीजन है वहां बंगाल जैसी जमींदारी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। दूसरा कारण है कि यूरोप में रिकार्डो नामक व्यक्ति की अवधारणा बहुत प्रसिद्ध हो रही थी। रिकार्डो कह रहा था कि सारे बिचौलियों को अंत कर दो और सरकार का किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर दो। यह है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी तक 2-3 बार रैयतवाड़ी पूछ चुके हैं, स्थायी बंदोबस्त पूछ चुके हैं, फिर वापस से रैयतवाड़ी आ गई, एक क्रम चल रहा है। तो आप समझो ट्रेंड को थोड़ा बहुत, तो वो टॉपिक तो आप पकड़ लो जो आपके काम के हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत, अभी कुछ दिन पहले ही कुछ पिछली जो क्लास थी उन्हीं में देखा था, द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। द्वैध शासन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ था 1919 में मोंटेगु चेम्सफोर्ड सुधार में। इसमें क्या किया गया था, द्वैध शासन व्यवस्था में, इस व्यवस्था में कहा गया था कि प्रांत जो हैं वहां के जो कार्य हैं उनको 2 भागों में बांटा जाएगा। एक है आरक्षित, दूसरा है दूसरा हस्तांतरणीय विषय में बांटा गया। आरक्षित विषय पे केवल ब्रिटिश बनाएंगे, जबकि हस्तांतरणीय विषय पे जो सरकार थी, चुनी हुई सरकार, वो कानून बनाएगी। मतलब एक ही जनता पर शासन करने के लिए 2 सरकार हैं ईमानदारी से, तो इसलिए इसको बोला जाता है द्वैध शासन। एक द्वैध शासन आपने कंपनी के संबंध में पढ़ा होगा
कंपनी के संबंध में कैसे कि ब्रिटिश संसद भी उसको कंट्रोल कर रही है और निदेशक मंडल भी उसको कंट्रोल कर रहा है। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ, और समाप्त कब कर दिया गया? 1858 के एक्ट के साथ। याद रखिए, तो दो द्वैध शासन के प्रचलन में है, लेकिन व्यवस्थित रूप से द्वैध शासन 1919 का, मतलब घोषित रूप से 1919 के अधिनियम में देखा गया। यहां देखते हैं किस द्वैध शासन की बात कर रहे हैं। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, आपने पढ़ा होगा द्वैध शासन को 1919 के अधिनियम में, और 1919 के अधिनियम में ही केंद्रीय विधानमंडल को 2 भागों में बांटा गया था। जब केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनी बना दिया गया तो उन्हें पूछ लिया है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो इस बात से, अच्छा 1919 में यह था, जैसा कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। 2 सरकारों का, केंद्रीय और राज्य सरकारों। देखो, सुनने में लग सकता है ये वाली बात, लेकिन ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 सरकारों को शुरू नहीं किया गया था, जबकि राज्य सरकार के स्तर पर ही द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया था। अगला, तो ये कथन भी हमारा हो गया गलत। अगला, 2 शासक समुच्चय समूह, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, नहीं ये भी गलत बात है, तो ये भी हमारा हो गया गलत। तो निकल ही आया है, देखते पढ़ते हैं क्या है आंसर। प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रमुख प्रवर्गों में विभाजन। भाषा थोड़ी टफ है, लेकिन कह वही रहा है कि प्रांतों के विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। तो हमारा आंसर क्या है? डी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14वां क्वेश्चन, मतलब जो 2017 में 14 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से। पहला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐसा लिखा है, राधाकांत देव, और सामने लिखा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। पूछा क्या है? सही सुमेलित है। हाँ, एकदम सही सुमेलित है, क्योंकि इसकी स्थापना राधाकांत देव द्वारा की गई थी 1851 में 2 संगठनों को मिलाकर, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो थी देवेंद्रनाथ टैगोर की संस्था, और देवेंद्रनाथ टैगोर ही इसके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सचिव बने थे, ये याद रखिएगा आप। तो पहला है सही। देखते हैं पहला कहाँ का है, तो मतलब केवल सी में नहीं है, पहला बाकी हर जगह है। तो हमारा बी जो है, सी जो है वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा, गुजल लक्ष्मी चेट्टी, मद्रास महाजन सभा। आपको पता होगा मद्रास महाजन सभा जो है वो 1884 ईस्वी में गठित हुई थी, 1884 ईस्वी में। लेकिन हो सकता है आपको इनके नाम याद हो और नहीं भी हो, ऐसा ठीक चांस बन सकता है। लेकिन इसको गठन किया गया था चरालू भाई साहब ने, आनंद चरालू ने और सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा इसको गठन किया गया था। तो जो चेट्टी है, गुजल लक्ष्मी नारसू चेट्टी, ये तो ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तो 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता, 2 जहां हैं वो गलत हो गए। अब तो या तो 1 हो सकता है या 3। देखते हैं तीसरे में क्या है। तीसरे में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। सही है, इंडियन एसोसिएशन को 2 लोगों ने गठित किया था। कई सारे लोग थे, 2 प्रमुख हैं, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कब किया था? इसको गठित किया गया था 1876 में। ये वो संस्था है जिसे कांग्रेस की पूर्व संस्था कहा जाता है, मतलब इसने वही काम कर रही थी कांग्रेस के गठन से पूर्व जो कांग्रेस ने 1885 के बाद किया था। क्लियर? तो इसका आंसर हमारा निकल के आया 1 और 3 दोनों, बी आंसर निकल के आया 14वें का। क्लियर? आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे 2017 में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 2018 के क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं।